बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काज़िम एंड आई होप कि एवरीवन इज़ हैविंग अ लवली मॉर्निंग। आज की सुबह आपसे बात करना चाहूँगी। सोचे सुबह सुबह उठ के नींद की बात करने लगी हूँ, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस पर डिस्कशन करना और आपको एक रिमाइंडर देना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही विंटर सीज़न आता है, इंसान का दिल चाहता है कि वो ज़्यादा सोए, लेकिन सो नहीं पाता, क्योंकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये वो टाइम ऑफ द ईयर होता है जब बहुत सी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। सारा साल अगर लोगों ने डिनर्स और गेट टुगेदर्स नहीं प्लान किए होते, तो इस टाइम ऑफ द ईयर में लोग अपने ऐसे प्रोग्राम्स बनाने शुरू कर देते हैं, बिकॉज़ मौसम अच्छा होता है, एयर कंडीशनिंग का खर्चा बच जाता है, बहुत सी और चीज़ें होती हैं। और मौसम क्योंकि कंफर्टेबल होता है, तो कोई बारबेक्यू का प्लान रखता है, कोई और प्लान रखता है, विच इज़ ऑल ग्रेट। लेकिन उसके साथ साथ एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, वो है नींद का एलिमेंट। वो अक्सर जो है डिस्टर्ब हो जाता है या नींद इंसान की पूरी नहीं होती। तो इस सर्कमस्टांस और इस केस में इंसान को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो नींद यानी स्लीप की जो इम्पोर्टेंस है, नींद की जो अहमियत है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। व्यूअर्स, नींद हमारे जिस्म की एक बहुत इम्पॉर्टेंट ज़रूरत है। अगर आप मेडिकली भी देखें या आप अगर रिसर्च करें, गूगल पे डाल के देखें, तो अगर इंसान की नींद एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम से ज़्यादा पूरी नहीं होती, यानी कि लोग 2 या 3 या 4 दिन जागे रहें, तो इंसान की डेथ भी वाक़या हो सकती है। लेकिन इंसान पागलपन की तरफ चला जाता है, इंसान हेलुसिनेट करना शुरू हो जाता है। यानी कि ये बात तो एक प्रूवन फैक्ट है कि नींद का पूरा होना, इंसान का प्रॉपर तरीके से सोना और उस नींद का 7 से 8 घंटे होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑब्वियसली छोटे बच्चों में ज़्यादा ज़रूरी है कि 10 से 12 घंटे, कभी कभी 14 घंटे भी, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो तो वैसे ही नेचुरली ज़्यादा सोते हैं। और आपने नोटिस किया होगा, छोटे बच्चे जो होते हैं, बेबीज़ जो होते हैं, उनकी ग्रोथ कितनी ज़्यादा पहले साल या पहले 5 सालों में होती है। इसलिए क्योंकि उनकी नींद पूरी होती है, उनको ग्रो होने का मौका मिलता है और बहुत से ऐसे मामलात से वो बच जाते हैं जो इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस शायद वो ना कर पाते। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, जो इंसान अपनी नींद पूरी नहीं करता, उसका वेट का प्रॉब्लम कंसिस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि सोना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। नींद से हमारी बॉडी रिकवर करती है, हील करती है, और जब हमारी नींद से एक हीलिंग प्रोसेस होता है तो उससे फिर हमें एक फिज़िकल सपोर्ट मिल जाती है, राइट? सोना सेहत के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपने माइंड को भी सेटल रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड देन ऑफ कोर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि बच्चों ने स्कूल जाना होता है, लोगों ने दफ्तर जाना होता है, ख़वातीन कुछ वर्किंग लेडीज़ एंड होम मेकर्स होती हैं, कुछ सिर्फ होम मेकर्स होती हैं। हमारे जो ये सारे लोग जो एक एक्टिव ज़िंदगी गुजारते हैं, अगर उनकी नींद पूरी नहीं होती तो नॉर्मल एक्टिविटीज़ करना भी अजाब बन जाता है। सो पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, अपनी नींद को पूरा करें ताकि सर में दर्द ना हो, आपके अंदर इरिटेशन, एजिटेशन ना हो। अच्छा, जो लोग एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार होते हैं, डिप्रेशन से ज़्यादा जो एंग्जाइटी का शिकार होते हैं, उनको भी यही प्रिस्क्राइब किया जाता है कि अपनी नींद को ज़रूर पूरा करें। अगर आपकी नींद पूरी होगी तो आपकी एंग्जाइटी और स्ट्रेस का लेवल भी कम होगा। जब हम सुकून से रात को सोते हैं तो हमारे अंदर एक स्ट्रेस का हार्मोन होता है जिसका नाम है कोर्टिसोल। वो जो है वो एक तरह से सेटल हो जाता है, और कोर्टिसोल का लेवल आपका हाई तब होता है जब आप थके हुए होते हैं, आप इरिटेटेड होते हैं, आपके अंदर एंग्जाइटी ज़्यादा होती है, जब आप अनहेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ जाते हैं। जेन्युइनली अगर आपने अपनी ज़िंदगी को एक भरपूर अंदाज से गुजारना है, ऐसे गुजारना है, तो उसका जो फॉर्मूला है वो यही है कि अच्छी खुराक लें और अपने लाइफस्टाइल को अच्छे अंदाज से मॉडिफाई करें, जिसमें आप अपनी नींद को भी पूरा करें और आप पानी का भी इस्तेमाल करें और वर्जिश ज़रूर करें। ये सारी चीज़ें कंबाइन करके आपको एक हेल्दी लाइफ की तरफ लेके जाते हैं और किसी बड़ी बीमारी से, किसी बड़ी प्रॉब्लम से आपको बचाते भी हैं। सो व्यूअर्स, अपनी नींद को ज़रूर पूरा करें। मुझे पता है अक्सर लोग कहते हैं यार कुछ नहीं होता, रात को नींद नहीं पूरी हुई, दोपहर को सो जाएंगे। अच्छा, वो दोपहर की भी नींद नहीं हो पाती क्योंकि और मसरूफियत हो जाती है। फिर रात को जब सोने का वक्त आता है तो फिर कोई और प्रॉब्लम, कोई और मामला, कहीं जाना है, कहीं आना है, कुछ करना है। प्लीज़ व्यूअर्स, अपने आप को प्रायोरिटी पे लेके चलें। आजकल इतनी बीमारियां फैली हुई हैं, इतने मसाइल लोगों के चल रहे हैं। अगर नींद भी पूरी नहीं होगी तो आप खुद सोचें कि इंसान की एजिटेशन लेवल क्या होगा और इंसान की फिर कारकर्दगी क्या होगी। देखिए,
जो इंसान वेल रेस्टेड होता है, जिसकी नींद पूरी होती है, उसकी दिमाग की प्रोसेसिंग अच्छी होती है, वो अपने कामों को भी बड़े अच्छे तरीके से सरअंजाम दे सकता है। जिस इंसान की नींद पूरी हुई होगी वो पूरा दिन काम करेगा और रात को जाके कहीं थकेगा। जो बंदा अपना दिन शुरू ही थके हुए करेगा उसका फिर दिन क्या गुजरेगा। और वही वाली बात है ना, फिर लोग कहते हैं हमारा मूड अक्सर ख़राब रहता है, हमें एजिटेशन बहुत होती है, हमें गुस्सा बहुत चढ़ता है। तो नींद पूरी ना होने की वजह से हमारा मूड बहुत बुरे तरीके से असरअंदाज होता है। और सीधी बात है व्यूअर्स, हमारी नींद नहीं पूरी हुई तो इसमें हमारे बच्चों की, हमारे शौहर या अपनी बीवी की या हमारे घर वालों की गलती तो नहीं है ना। तो जब सारा नज़ला उन पे निकलता है तो आपको खुद पता है कि ये बात कितनी ज़्यादती के ज़ुमरे में चली जाती है। सो अपनी नींद को पूरा करें, अपने आप को प्रायोरिटी पे लेके चलें। हेल्थ इज़ वेल्थ, सेहत वो ख़जाना है जो आपको सारी ज़िंदगी पे ऑफ करता रहता है। और जो लोग अनहेल्दी ज़िंदगी गुजारते हैं वो अरबपति खरबपति भी हों, जब बीमारियां उनको लगती हैं तो दुनिया का कोई अमाउंट ऑफ पैसा भी उस बीमारी से इंसान को नहीं निकाल पाता, क्योंकि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो एक्चुअली जानलेवा हैं। सो प्लीज़ अपनी नींद को पूरा करें, वेल रेस्टेड अपने दिन का आगाज़ किया करें और एक डिसेंट टाइम पे सोया करें। और सोने का एक और इम्पॉर्टेंट असूल, यूँ दिन में आप कितने भी नैप्स ले लें, क्या कर लें, एट द एंड ऑफ द डे रात को सोना, और जो रात की नींद होती है, और रात सुबह के 2 बजे नहीं होती, रात 8-9 बजे रात हो गई। आप अपनी ईशा की नमाज पढ़ें, अपना खाना खाएं, ईशा की नमाज पढ़ें, थोड़ी सी चहलकदमी करें ताकि आपका खाना डाइजेस्ट हो एंड गो टू स्लीप। जेन्युइनली व्यूअर्स, रात को 9:30-10 बजे अगर आप बेड में लेट के सो जाएंगे, 2 दिन 4 दिन 5 दिन आपको आप तंगी होगी, नहीं नींद आएगी, मोबाइल शोबाइल सारी डिवाइसेस साइड पे करें और बस लेट जाएं। मेडिटेशन की 1000 चीज़ें आपको ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं, कोई मेडिटेशन की चीज़ चलाएं। और सबसे अच्छी बात तो ये सूरह रहमान सुन लें, सूरह बकरा सुन लें, कोई ऐसी चीज़ सुने जिससे आपको सुकून मिलता है, आपकी रूह को पीस मिलती है। और आंखें बंद करके सुने, आप नोटिस करेंगे आपकी आंख ऐसे ही नेचुरली ही लग जाएगी। और जब आप सोएंगे और अच्छे तरीके से अपनी नींद को पूरा करेंगे तो अगला दिन भी आपका अच्छा गुजरेगा। और ये आपकी रूटीन होनी चाहिए, हफ्ते का मतलब वीकेंड हो या वीक डेज़ हो। मैंने नोटिस किया कि लोग अब सुबह के 2-3 बजे सो रहे होते हैं। मैं तो अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि एक मॉर्निंग शो क्योंकि होस्ट करती हूँ तो मुझे एक सर्टन टाइम पे जागना ही है। फजर के बाद उठ के अपनी एक्सरसाइज की, अपने बाकी मामलात किए, बच्चों को स्कूल भेजा, सारा कुछ किया, लेकिन एनर्जी या हिम्मत सुबह इस वजह से होती है क्योंकि मैं टाइम से सोती हूँ। लोग मुझे कहते हैं तुम तो बहुत जल्दी सो जाती होगी। मैंने कहा नहीं, मैं 10 बजे सोती हूँ। तो लोग कहते हैं हाँ वो तो बहुत जल्दी होता है। भाई रात के 10 बजे कौन सा जल्दी होता है, रात के 10 बजे तो काफ़ी लेट होता है। आप वेस्टर्न वर्ल्ड में देखें, बाहर के ममालिक में देखें तो लोग अपने बच्चों को 7:30, 7-7:30 बजे सुला देते हैं 6 बजे खाना खिला के, और फिर बच्चे सुबह फ्रेश जागते हैं स्कूल जाने के लिए। और हमें भी अपनी ज़िंदगी में यही सिस्टम बनाना चाहिए कि रात का के 10 बजे लास्ट टाइम है, बस सो जाना है, ताकि फिर इंसान जब फजर पे 5-5:30 बजे इंसान की आंख खुले भी तो एटलीस्ट आपकी 7 से 8 घंटे की नींद तो पूरी हुई भी हो। तो अब बढ़ते हैं किचन की तरफ। 042992000648 हमारा फ़ोन नंबर है, मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है, और बात करेंगे शेफ़ कनीज़ फातिमा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक। सच्ची सच्ची बताने, नींद कितनी पूरी होती है, कितने बजे सोती हो? अपना स्केड्यूल बताओ मुझे। आप शर्मिंदा सी लग रही हो ना, बताओ। सोते सोते अगर बहुत भी ट्राई करो ना जल्दी सोना है तो 1 तो बज ही जाता है, 1-1:30 या। तो बेटी अगर आपने मॉर्निंग शो पे आना है फॉर एग्जांपल, या कॉलेज जाना है या स्कूल जाना है या जॉब पे जाना है, तो फिर तो आपकी नींद जो है वो 4-5 घंटे से ज़्यादा की नहीं पूरी होती। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो ऐसे कैसे चलेगा? आंखों के नीचे हल्के पड़ जाएंगे, सेहत ख़राब होगी। और एक बात याद रखना, जिस इंसान की नींद नहीं पूरी होती उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी बड़ी कमज़ोर होती है, उसका इम्यून सिस्टम भी ख़राब होता है। आपने नोटिस किया कि सर्दियों में जनरली भी इंसान को नींद ज़्यादा आती है। बिल्कुल, क्योंकि ये आपका जिस्म आपको बता रहा होता है कि हमें नींद की ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, ताकि ये जो ज़ुकाम, खांसी और इस सीज़न के मसाइल हैं उनका हम सामना कर पाएँ। तो बेटे 4 घंटे 5 घंटे सो के कौन सी आपकी कोई एक हेल्दी लाइफस्टाइल होगा, और दिन में भी नहीं सोती होगी। हाँ बिल्कुल, फिर वो होता है कि अब एक दफ़ा रात को ही सोया जाएगा, तो इस वजह से तो पूरा साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने। हाँ बिल्कुल की जा सकती है, अगर कोशिश की जाए तो कुछ भी। प्रॉमिस है कि ट्राई करेंगी? प्रॉमिस। बेटा चलो 1 बजे के बजाय 12 बजे पे आने की कोशिश करो, और इवेंचुअली 11 o'clock। एक बात याद रखना, एंटी एजिंग
जो अक्सर ख़वातीन और मर्दों की भी आजकल टेंशन की बात होती है, एंटी एजिंग के लिए नींद सबसे बेहतरीन सीरम है। लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस सोना पड़ता है। ऐसे ही है। सो टेल मी, आज हम किचन में क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं पालक गोश्त हाय और हाय। साथ में यखनी चावल, वो जो सादा बिरयानी होती है। वेरी नाइस। जी। सो रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले पालक गोश्त की रेसिपी। उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है पानी 2 कप, पालक 2 किलो, हरा धनिया 1 कप, मेथी 1 कप, पुदीना 1 कप, दूध 1 कप, तेल 1 कप, प्याज 4 अदद, दालचीनी 3 से 4 अदद, लौंग 4 अदद, तेज़पत्ता 2 अदद, मुर्ग का गोश्त 1 किलो, टमाटर 5 से 6 अदद, काली मिर्च 2 चाय के चम्मच, क्रीम आधा कप, अदरक लहसुन पेस्ट 4 खाने के चम्मच, सुरख मिर्च 2 चाय के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 2 चाय के चम्मच, गरम मसाला 2 चाय के चम्मच, हरी मिर्च 3 से 4 अदद। इसका जो मेथड है वो ये है कि सबसे पहले जो पालक, मेथी, पुदीना, हरा धनिया, ये जितनी भी ग्रीन वेजीज़ हैं, आपने इनको बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद आप उसे स्टेन कर लें और उसके अंदर आपने कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ उसको बॉईल करना है। जब वो बॉईल हो जाए तो दूसरी तरफ आपने प्याज, अदरक, लहसुन, इसका ये सारा मसाला बनाना है। खड़े हुए मसाले वगैरह डाल के, चिकन वगैरह या आप जो भी मटन, बीफ जो भी यूज़ कर रहे हैं वो उसमें ऐड करके उसकी अच्छे से भुनाई करनी है। भुनाई करने के बाद आपने देन पालक ऐड करनी है उसमें। पालक ऐड करने के बाद उसमें दूध या क्रीम आपने ज़रूर डालनी है। वो काफ़ी क्रीमी सा टेक्सचर आता है पालक का, और उसको तब तक पकाना है जब तक पालक का बिल्कुल पानी ड्राई नहीं हो जाता, उसमें बबल्स बनना बंद नहीं हो जाएंगे। तो जब तक बबल्स बनते रहेंगे दैट्स मीन उसके अंदर पानी है। तो जैसे ही ऑयल सेपरेट होके ऊपर आ जाएगा, इसका मतलब पानी पालक से ख़त्म हो गया है। सो आपकी पालक रेडी है, तो उसको गार्निश करके सर्व कर दें। तो अब दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं, यखनी चावल। यखनी चावल के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है चावल 1 किलो, यखनी 3 कप, ज़ीरा 2 खाने के चम्मच, नमक 2 चाय के चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, जर्द रंग हस्बे ज़रूरत। इसका मेथड ये है कि ऑयल में आपने खड़े मसाले डालने हैं और अदरक भी आप डाल सकते हैं, इट्स ऑप्शनल। और खड़े मसाले डाल के उसके अंदर आपने नमक, काली मिर्च और सारे हल्के हल्के मसाले डालने हैं अकॉर्डिंग टू यू टेस्ट, क्योंकि आपकी पालक में ऑलरेडी बहुत सारे मसाले होंगे। अगर आपके पास यखनी नहीं है तो आप चिकन क्यूब स्टॉक यूज़ कर सकते हैं। पानी में उसको अच्छे से मिक्स करके आप चावल ऐड करें और उसको दम पे रखें, और उसके बाद आप फूड कलर वगैरह डाल के उसे सर्व कर दें। दैट्स इट। वंडरफुल, थैंक यू। वन ऑफ द फेवरेट डिशेस जो सर्दियों में लोग एंजॉय करते हैं, पालक गोश्त। अब चिकन की जगह गोश्त के साथ बन जाए तो ज़्यादा मज़े का होता है। बिल्कुल। ये मेरा एक गिला होता है, लेकिन आजकल हर बंदा कहता है कि जी चिकन की डिशेस बताया करें, चिकन की डिशेस बताया करें, और मैं कहती हूँ मटन की डिशेस बताया करें, मटन की डिशेस बताया करें। चले, ये तो चलता रहेगा, लेकिन मरना तो इस जहां में कोई हादसा नहीं, इस दौरे नागवार में जीना कमाल है। जॉन एलिया जो पैदा तो हुए थे 14 दिसंबर 1937 को अमरोहा में, लेकिन आज के दिन इस दुनिया से रुखसत हुए। जॉन एलिया साहब 8 नवंबर को इंतकाल कर गए। आपकी आज डेथ एनिवर्सरी है। जॉन एलिया साहब की पोइट्री और लिखा हुआ जो भी काम है वो सारा इतना ब्रिलियंट और इतना आसान है कि दिल को लग जाने वाली बातें बड़े आसान अल्फाज में बयान की जाती हैं। बच्चा हो, बुज़ुर्ग हो, सीनियर सिटीज़न हो, यंग पर्सन हो, हर बंदा जो है वो जॉन एलिया की पोइट्री से अपने आप को कनेक्ट कर पाता है। जॉन एलिया का ताल्लुक एक इंटेलेक्चुअल घराने से था। आपने महज 8 साल की उम्र में अपना पहला शेर लिखा। इंग्लिश, उर्दू और पर्शियन लैंग्वेज में आप बहुत ज़्यादा प्रोफिशेंट थे, और आपका पहला मजमुआ जो है वो शायद था जो 1991 में पब्लिश हुआ। उसके अलावा आपने बहुत सी ब्रिलियंट शायरी के मजमूए लिखे। आपका इंतकाल 8 नवंबर 2002 में हुआ। अल्लाह पाक आपके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। इसी नोट पे आपके एक शेर के साथ ही इस सेगमेंट को क्लोज़ करेंगे और ब्रेक के बाद आपके पास वापस आएंगे। तो तुम नहीं चाहते मेरा होना, चलो अच्छा है मैं नहीं होता। यहाँ पे ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज पाकिस्तान समेत दुनिया में वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे मनाया जा रहा है। कुछ लोग इसको वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे भी कहते हैं, बट हमें ज़्यादा आसान लगता है वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे कहना, तो वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे मनाया जा रहा है। और आज के दिन की मुनासबत से एक बहुत ही अकम्पलिश्ड एंड ब्रिलियंट
पीडियाट्रिक रेडियोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं। वैसे तो आप कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट हैं, बट आपने स्पेशलाइजेशन की हुई है यूके एंड यूएसए से जाके पीडियाट्रिक रेडियोलॉजी में। सो आप प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक रेडियोलॉजी भी हैं एंड कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट भी हैं। डॉक्टर महफूजुर रहमान हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि एक इतनी अकम्पलिश्ड पर्सनैलिटी हमारे शो पे आए, तो सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। उसके साथ साथ आज का दिन तो आप लोगों का ही दिन है, एनीवन कनेक्टेड टू रेडियोलॉजी। तो डॉक्टर साहब, ये दिन मनाने, देखिए हज़ारों चीज़ें होती हैं। देखिए कैंसर तो जानलेवा बीमारी है, तो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का महीना, ये चीज़ें तो समझ आती है, लेकिन रेडियोलॉजी डे की हिस्ट्री, इसको मनाने का मकसद कुछ हमें ये एक्सप्लेन करेंगे डॉक्टर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बुलाया मुझे। थोड़ी सी मैं पहले बैकग्राउंड बता दूँ इसकी। इन 1995 ऑन 8th November a one scientist from Germany by the name of Mr. William Röntgen, वो अपने लैब में एक अपनी रिसर्च पे काम कर रहा था कि उसे अचानक एक अपनी फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे लाइट नज़र आई। उसने सोचा कि ये लाइट कोई रेज़ ही उस पड़ी हैं, तो लाइट इमिट हुई है। उस पे उसने फर्दर थोड़ा उसको प्रोब किया कुछ दिन के लिए, तो उसने पता चला कि ये जो रेज़ थी ये एक्स रेज़ हैं। उसने उन रेज़ को एक्स रेज़ का नाम दिया। ये एक्स रेज़ इट इज़ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये 8 नवंबर 1995 को एक्स रेज़ डिस्कवर हुए हैं, और इस जर्मन साइंटिस्ट को इन 1901 में नोबेल प्राइज़ मिला था इन फिज़िक्स। तो सबसे पहला एक्सरे उसने अपनी बीवी का किया, लेफ़्ट हैंड का। अच्छा। जिसमें उसने उसकी बोन्स को देखा और उसमें उसकी वेडिंग रिंग भी थी। अब देखिए ना डॉक्टर साहब, सारी एक्सपेरिमेंट्स बीवियों पे ही की जाती हैं, कितनी बुरी बात है। ये नहीं पता कि डेंजरस होगा ये कि नहीं, वो बीवी दी एक्सरे कर देता। एक्सरे कर दिया। तो सबसे पहले एक्सरे उसने अपनी बीवी के किया। तो फ्रॉम दैट डे द फील्ड ऑफ रेडियोलॉजी स्टार्टेड। वाओ। और इसमें फिर ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट होती चली गई, और अब तो फॉर द लास्ट 2 decades इसमें एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर फील्ड्स ऑफ मेडिसिन, रेडियोलॉजी इज़ एट द टॉप। सबसे ज़्यादा एडवांसमेंट जी, एडवांसमेंट। और डॉक्टर साहब ये देखें कितने मज़े की बात है कि पहले इसको एक तशखीस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। अब तो रेडियोलॉजी के थ्रू आप मेजर बीमारियों की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वेरिकोस वेन्स जिनका लोगों को हल ही नहीं मिलता था, बड़े मेजर सर्जरीज के थ्रू उनको मैनेज किया जाता था, अब तो वो भी थ्रू रेडियोलॉजी। आप लोग मतलब आप लोग डॉक्टर्स की फील्ड के मैजिशियंस है बेसिकली। यू आर राइट। सही। तो इसी मुनासबत से ये 8th नवंबर डे जो है रेडियोग्राफर्स डे और रेडियोलॉजी डे सेलिब्रेट होता है। ये फर्स्ट टाइम 2007 में स्टार्ट हुआ था। अच्छा, मनाना जो है। और फिर आफ्टर 5 years 2012 में ये प्रॉपरली ऑल ओवर द वर्ल्ड मनाया गया। उसमें यूरोपियन सोसाइटी ऑफ रेडियोलॉजी, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रेडियोलॉजी, अमेरिकन कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजी, ऑल रेडियोलॉजिकल सोसाइटीज़ ने भी पार्टिसिपेट किया। डिफरेंट सिम्पोजिया, लेक्चर्स और वर्कशॉप्स हुई। सही। और अब इसका मकसद क्या है, उसमें 3 इम्पॉर्टेंट 4 पॉइंट्स हैं। पहले नंबर पे तो जो है कि रेडियोग्राफी फील्ड को ट्राइब्यूट पेश करना। बिल्कुल। और दूसरे नंबर पे वो जो रेडियोग्राफर्स काम करते हैं रेडिएशन के होते हुए भी अपने आप को समटाइम्स उन्हें एक्सपोज करना पड़ता है, उनकी सर्विसेज को रिकग्नाइज़ करना। तीसरे नंबर पे वो रेडियोलॉजिस्ट जो काम कर रहे हैं उनकी सर्विसेज को रिकग्नाइज़ करना। और फिर न्यू टेक्नोलॉजीज़, जो नए डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हर साल इंट्रोड्यूस हो रही हैं, उनको हाईलाइट करना। ये इस डे का मकसद है। तो डॉक्टर साहब फिर हम यही करते हैं। सबसे पहले तो जो अल्टीमेटली ट्रिब्यूट पेश करना है वो तो हम ऐसे ही कर सकते हैं कि ऑब्वियसली डिफरेंट एक्टिविटीज़, डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, एंड देन उसके साथ साथ एक अवेयरनेस क्रिएट करने का पॉइंट। लेकिन डॉक्टर साहब उसके साथ साथ जो डिफरेंट एरियाज़ हैं इसके,
अगर उससे रिलेटेड भी हमें हाँ, गाइडेंस एक पॉइंट में थोड़ा मिस कर गया था। जी डॉक्टर साहब, पब्लिक अवेयरनेस, लोगों को अवेयर करना, इसका ये भी मकसद है। लोगों की भी पार्टिसिपेशन इन डिफरेंट लेक्चर सेमिनार्स हम उनको इनवाइट करते हैं। बिल्कुल। अब आप क्वेश्चन जी डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि क्या क्या इसके ज़ुमरे में आता है? इसमें स्टार्टिंग अगेन फ्रॉम द एक्सरेज। ठीक है। एक्सरेज में इनोवेशंस हुई। फ्लोरोस्कोपी एक फील्ड है, उसमें यह है कि आप मूविंग स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सरेज। उसके बाद फिर अब तो यूज़ नहीं होता फ्रीक्वेंटली, लेकिन टू डायग्नोज ब्रेस्ट कैंसर मेमोग्राफी विद द हेल्प ऑफ एक्सरेज हम करते थे। लेकिन इन दीज डेज इंस्टेड ऑफ एक्सरेज वी यूज़ अल्ट्रासाउंड। सही। और उसके बाद फिर अल्ट्रासाउंड आई, उसके बाद फिर लेट 70s में, फिर अर्ली 80s में CT, फिर लेट 80s में MRI, फिर इसी तरह आगे चलता गया। तो ये सारा कुछ रेडियोलॉजी के, उसके रेडियोग्राफी Domain। या रेडियोलॉजी के ज़ुमरे में आता है। अल्ट्रासाउंड हो गया, CT होगा, MRI हो गया, Yes। मतलब ये सारी फैसिलिटीज़ उसके अंदर आती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस चीज़ की का सवाल बड़ा एक बेसिक सा सवाल है, लेकिन मैं पूछना चाहूँगी, एक्सरे के बारे में कहा जाता है या MRI या CT के बारे में कि अगर एक खातून हामला है तो उसको ये चीज़ें नहीं करानी चाहिए, लेकिन उसी खातून का अल्ट्रासाउंड हर 2-3 हफ्ते के बाद हो रहा होता है। तो ये मैं एक बड़ा बेसिक सा सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ कि क्या ये डेंजरस होते हैं जो आप लोग नहीं करते ऐसे? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। जो दो मोडेलिटीज़ हैं, एक्सरेज और CT स्कैन इन रेडियोलॉजी, जिनमें रेडिएशन होती है। ठीक है। और उसमें जो हामला ख़वातीन हैं फिर उनको अवॉइड करते हैं हम कि वो एक्सपोज ना हो, स्पेशली इन फर्स्ट 3 मंथ्स। अच्छा ठीक। जब फीटस ग्रो कर रहा होता है, ठीक है। उसमें तो बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है। लेटर ऑन लेट प्रेगनेंसी में इवन इफ़ देयर इज़ बहुत ज़रूरी हो तो हम नहीं डॉक्टर साहब, जैसे किसी का खुदा न खास्ता हड्डी टूट जाती है, कोई मसला हो जाता है, तो आपको पता है एक्सरे के अलावा तो हमें कोई तरीका नहीं पता जिससे पता चल सकता है। नहीं, अब हम MRI यूज़ कर सकते हैं। MRI कर सकते हैं। MRI यूज़ कर सकते हैं और प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए फिर अल्ट्रासाउंड की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो उससे भी हमें जी। पता चल जाता है। मैं इसलिए पूछना चाह रही थी कि डॉक्टर साहब, जब भी जाए ना रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में तो इतना बड़ा बड़ा लिखा होता है कि प्रेग्नेंट खवातीन जो हैं वो इस एरिया में मत आएँ या इधर से दूर रहें, या अगर कोई मतलब अटेंडेंट है तो वो प्रेग्नेंट है तो वो दूर रहे। उसमें फिर एक और भी है कि अगर बहुत ही ज़रूरी हो तो हम वो एरिया जो बच्चे वाला है उसको लेड एप्रन से कवर कर लेते हैं। हाँ जी। और दूसरा कोई पार्ट है, से अगर हाथ का कहीं फ्रैक्चर है तो वी कैन टेक द एक्सरे ऑफ। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने क्योंकि पीडियाट्रिक रेडियोलॉजी में बहुत स्पेशलाइज किया हुआ है, तो मैं जानना चाहूँगी कि एडल्ट रेडियोलॉजी और पीडियाट्रिक रेडियोलॉजी में फ़र्क क्या है, और आपने इस फील्ड में इतना स्पेशलाइज करने का क्यों फ़ैसला लिया? थोड़ा सा पर्सनल सवाल है, बट आई वांट टू नो, क्योंकि हर बंदे का कोई रीज़न होता है ना किसी भी चीज़ की तरफ जाने का। ये अच्छा सवाल है। एक्चुअली गैजेट्स जो हैं, जो मशीन्स हैं, जैसे CT है, MRI है, अल्ट्रासाउंड है, वो वैसे ही हैं। बच्चों के लिए CT स्कैन में एक चीज़ है कि जिसमें थोड़ा सा रेडिएशन के हवाले से जो नई मशीन्स आ रही हैं उसमें बहुत कम रेडिएशन दी जाती है। लेकिन अडल्ट रेडियोलॉजी और पीडियाट्रिक रेडियोलॉजी का डिफरेंस ये है कि बच्चों के प्रॉब्लम डिफरेंट हैं, बच्चों की डिजीज़ डिफरेंट हैं, जो कि अडल्ट रेडियोलॉजिस्ट देखता ही नहीं है, उसके कम अक्रॉस आती ही नहीं है। जैसे कि डॉक्टर, जैसे नियोनेट है, बच्चा नर्सरी में है, प्री मैच्योर पैदा हो गया, उसके ब्रेन में देखना है आपने, तो यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड। देखना है कि गुर्दे सही बने हैं, जिगर सही साइज का बना है, ये सारी चीज़ें। ठीक, वो तो एक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक अनॉमली स्कैन करते हैं हम 14 से 16 हफ्ते के अंदर एट 19 वीक्स, उससे देख लेते हैं। और दूसरे ये है कि बच्चों को हमने रेडिएशन से बचाना है। यूरोप में भी 60 to 70% डायग्नोस्टिक वर्क जो है वो विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड एंड MRI, इन दोनों चीज़ों में, अल्ट्रासाउंड और MRI में रेडिएशन नहीं है, इससे ही कंप्लीट कर लिया जाता है। सही। बहुत कम हम एक्सपोजर देते हैं एक्सरे से और CT स्कैन से। तो बच्चों की प्रॉब्लम डिफरेंट हैं। जैसे बच्चों का ब्रेन का अल्ट्रासाउंड है, जैसे बच्चों का क्योंकि दिमाग में कुछ बच्चे पैदा होते हैं जिनके पानी होता है। अब बच्चों के हिप जॉइंट में प्रॉब्लम्स आ जाता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, उसको अल्ट्रासाउंड से देख लेते हैं। स्पाइन में पीछे बैक पे प्रॉब्लम आ जाता है, वो जो एक इशू बन जाता है वो विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड वी कैन डिटेक्ट वेरी इजीली। सो इस तरह से बच्चों के जो प्रॉब्लम्स हैं ना,
वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट। वो फिर पीडियाट्रिक रेडियोलॉजिस्ट जो है वो इजीली। आपका क्यों रुझान इस तरफ हुआ? आपका पर्सनल वाई क्या था? एक्चुअली हमारे एक मेंटोर थे प्रोफेसर शौकत रज़ा। हाँ जी। तो मैं आई वाज वर्किंग इन मेयो हॉस्पिटल, तो उन्होंने मुझे कहा कि यू कम एंड जॉइन अस एज ए पीडियाट्रिक रेडियोलॉजिस्ट। तो स्टार्ट में तो मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टी भी हुई क्योंकि इतनी ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर मैं एक दफ़ा रॉयल हॉस्पिटल सिक चिल्ड्रन ग्लासगो ट्रेनिंग के लिए गया, फिर जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी यूएस से ट्रेनिंग के लिए गया। ब्रिलियंट। फिर 2004 में मैं आई विजिटेड चिल्ड्रंस हॉस्पिटल फिलाडेल्फिया, वन ऑफ द टॉप हॉस्पिटल्स इन यूएसए, वहाँ ट्रेनिंग हुई। तो उसके बाद फिर मैंने चिल्ड्रन हॉस्पिटल यहाँ ज्वाइन किया। तो अबाउट 15 ईयर्स आई वर्क देयर। बिल्कुल। इस तरह से फिर शौक पैदा होता गया। चिल्ड्रंस हॉस्पिटल तो खैर अब यूनिवर्सिटी बन जितनी गया। चिल्ड्रंस हॉस्पिटल की तारीफ़ करें कम है। कल भी हम यही बात कर रहे थे कि चिल्ड्रंस हॉस्पिटल की जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनको एक सेकंड के लिए भी साइड पे वो ऑन द साइड नहीं कर सकते। पूरे पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, पूरी दुनिया से बल्कि लोग अपने बच्चों को लेके आते हैं और बड़ी उम्मीद के साथ लेके आते हैं। और कुछ टाइम ज़रूर लगता है ऑब्वियसली क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है एंड सारा कुछ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं तो कहती हूँ कि जो लोग चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में काम करते सारे, वैसे तो सारे डॉक्टर फरिश्ते हैं। अब तो लास्ट 2 ईयर से उसको यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। सो इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स ना कि डॉक्टर साहब अल्टीमेटली हर इंसान का हक है कि उसको बेहतरीन किस्म की हेल्थ केयर मिले, और बच्चों के बहुत से मसाइल अगर राइट टाइम पे पकड़ लिए जाएं तो वो एक बड़ी भरपूर अंदाज से ज़िंदगी गुजार सकते हैं एज एडल्ट्स। लेकिन अगर बचपन में चीज़ें ना पकड़ी जाएं तो वो आगे जाके बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। You're right. तो इसीलिए व्यूअर्स जैसे कि आप देखते हैं कि न्यूरोलॉजिस्ट भी जो अगर आप देखें या आप किसी भी फील्ड में किसी भी डॉक्टरी की स्पेशलाइजेशन देखें तो उसमें अब पीडियाट्रिक वाला एलिमेंट जो है आप अब ज़्यादा देख रहे हैं। आपने तो डॉक्टर साहब उस टाइम पे किया जब लोग इस तरफ ज़्यादा रुझान करते ही नहीं थे पाकिस्तान में, लेकिन फॉर्चुनेटली अब बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अब आनी शुरू हो गई। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे डॉक्टर साहब, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो किस किस चीज़ की तशखीस हो सकती है रेडियोलॉजी के थ्रू और कौन कौन सी बीमारियों का अब इलाज हो सकता है थ्रू रेडियोलॉजी, आपसे जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। एक बहुत ही प्यारी इंसान दोस्त और ब्रिलियंट पर्सनालिटी आज हमारे साथ हैं। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे या वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे मनाया जा रहा है। प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक रेडियोलॉजी, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट हमारे साथ डॉक्टर महफूजुर रहमान साहब है। डॉक्टर महफूज, ये बताइए कि MRI और CT स्कैन में क्या फ़र्क है, क्योंकि मैं जानना चाह रही हूँ कि रेडियोलॉजी से किस किस चीज़ की तशखीस हो सकती है और किस किस चीज़ का क्या पर्पस है। जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है। एक्चुअली CT स्कैन में रेडिएशन है, ठीक है, और MRI में देयर इज़ नो रेडिएशन। तो फिर कैसे पता चलता है? फिर मतलब अगर उसमें रेडिएशन नहीं है तो क्या वो एक बड़ी सी अल्ट्रासाउंड की मशीन है? नहीं, एक्चुअली इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। ठीक है। Magnet. The patient is put in that strong magnet, and the area which we want to image, जिस एरिया को हमने इमेज करना है, एक रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल लगा दी जाती है, ठीक है, उसको इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, उससे बॉडी के जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एंड दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज। सही। बट इन CT स्कैन again the X-rays are used for the formation of the image. तो डॉक्टर साहब कुछ चीज़ों के लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि CT कराना है, कुछ के लिए MRI कहता है। तो अगर Yes. MRI कम मतलब बॉडी के ऊपर कम स्ट्रेस डालने वाली चीज़ है या उसमें रेडिएशन नहीं है तो क्या वो बेहतर चीज़ नहीं है? लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ CT ज़रूरी है। जैसे जहाँ बोनी पार्ट्स हैं तो वहाँ CT होगा, MRI वहाँ काम नहीं आती। सही। जैसे चेस्ट है, चेस्ट में CT का रोल है, MRI का रोल नहीं है। एब्डोमेन है, पेल्विस है, उसमें भी CT प्रेफर है। अब थोड़ी एडवांसमेंट आ रही है MRI में भी, लेकिन जहाँ जहाँ सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं वहाँ MRI बेटर है। जैसे जॉइंट्स हैं, जैसे ब्रेन है। और दूसरे ये है कि MRI में हम किसी भी बॉडी पार्ट को 3 तरह से देख सकते हैं। अच्छा। ऐसे काट सकते हैं,
इस तरह से काट सकते हैं, फिर इस तरह से काट सकते तो हैं। डॉक्टर साहब एक तो तरह से 3D टाइप। तीन व्यूज़ हमारे पास 3 कट्स में एक एरिया जो हम एग्जामिन करना चाहते हैं वो आ जाता है। जबकि मैंने सही कहा ना, म्यूजिशियंस हैं ये लोग। तो ये इस तरह से है, ये एडवांटेज है। लेकिन CT इज़ अवेलेबल एवरीवेयर, MRI कॉस्टली भी है, ज़रा उसकी अवेलेबिलिटी कम है, तो ये सारा अच्छा डिफरेंस। डॉक्टर साहब, अल्ट्रासाउंड के क्या क्या इस्तेमाल होते हैं? अल्ट्रासाउंड क्योंकि आए दिन अब डॉक्टर कहता है जी पेट का अल्ट्रासाउंड करा लें, एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड करा लें। अब तो अल्लाह का शुक्र है कि मैमोग्राम से पहले आप ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं। मैमोग्राम व्यूअर्स अगर कभी कराया हुआ आपने तो अनकंफर्टेबल बहुत होता आपने है। खुद ही एक लीडिंग बात बता दी कि आप देखें, इससे पहले ब्रेस्ट के लिए अगर कोई अब किसी भी खातून को कोई गिल्टी फील होती थी तो वो मैमोग्राम करते। अब दी इन्वेस्टिगेशन ऑफ फर्स्ट चॉइस इज़ अल्ट्रासाउंड, और अल्ट्रासाउंड से तकरीबन 80-90% डायग्नोसिस हो जाता है। और अगर हमें थोड़ा सा भी डाउट हो कि ये मेलिग्नेंसी की तरफ जा रही है तो वी कैन टेक द टिश्यू अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस एंड एग्जामिन अंडर द माइक्रोस्कोप, तो उधर ही डायग्नोसिस हो जाता है, हमें रेडिएशन में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि डॉक्टर साहब ज़्यादातर ख़वातीन स्पेशली जो ओल्डर जनरेशन की होती हैं वो ऐसी चीज़ मैमोग्राम से घबराती हैं और वो कराना भी नहीं चाहती, क्योंकि एक प्रोसेस होता है और फिर हर जगह होता भी नहीं है मैमोग्राम, और टाइम भी बहुत टेकिंग होता है। तो व्यूअर्स इसमें बहुत ही एडवांसमेंट आई है विद दी हेल्प ऑफ नई मशीन्स आ गई हैं, नई प्रोब्स आ गई हैं, तो अल्ट्रासाउंड की यील्ड बहुत बढ़ गई है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, और बहुत हेल्पफुल है। सही। और अल्ट्रासाउंड के आने से जो सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा हुआ है वो प्रेगनेंसी के दौरान आप बहुत जल्द डायग्नोज कर लेते हैं कि दी वुमेन इज़ प्रेग्नेंट और नॉट, और फिर बच्चे की ग्रोथ साथ साथ मॉनिटर होती रहती है कि 13 वीक्स पे क्या है, 18 वीक्स पे क्या है, 26 वीक्स पे क्या है। तो बच्चे की ग्रोथ, बच्चे की बॉडी पार्ट्स सारा, और एक्सपेक्टेड डेट क्या बनती है, मेजरमेंट से हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि फ़लाँ वीक में इसकी डिलीवरी होनी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है अल्ट्रासाउंड का रोल वो फीमेल्स के लिए है ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी, और वैसे भी यूट्रस और ओवरीज़ को देखने के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स को देखने के लिए, उनकी डिजीज़ को देखने के लिए अल्ट्रासाउंड इज़ दी बेस्ट एंड फर्स्ट मोडेलिटी। सही। अगर हम कोई चीज़ पिक कर लेते हैं अल्ट्रासाउंड पे तो अगर ज़रूरत हो तो फिर हम CT या MR पे जाते हैं, नहीं तो अल्ट्रासाउंड पे ही कंक्लूजन मिल जाता है। फिर पेट में ये है कि आपकी रीनल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे किडनीज़ हैं, किडनीज़ को असेस करना कि उनका फंक्शन ठीक है, उनकी फॉर्मेशन ठीक है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, जैसे पेल्विक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, ये जिगर का कैंसर है, वो अल्ट्रासाउंड से डायग्नोज हो जाता है, हमें उधर नहीं जाना पता। फिर एक्यूट एब्डोमेन में बड़ा रोल है अल्ट्रासाउंड का। पेंक्रियाटाइटिस समटाइम्स हो जाता है, गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं। मैं आई वाज वर्किंग एट शेखुपुरा एज ए डिस्ट्रिक्ट रेडियोलॉजिस्ट 91। अच्छा जी। तो वहाँ पे एक फिजिशियन थे, कोई 11 साढ़े 11 बजे हम बैठ के गपशप करते थे, चाय पीते थे। तो वो कहने लगा, डॉक्टर साहब मैं 2 साल से मुझे यहाँ दर्द होती है, तो आई एम टेकिंग मेडिसिन फॉर स्टमक। खुद भी डॉक्टर फिजिशियन। तो मैंने उसको कहा चलो मेरे ऑफिस में अल्ट्रासाउंड है तो देखते हैं आपका। तो देखा तो हिज गॉल ब्लैडर वाज फुल ऑफ स्टोन्स। 2 साल से वो मेडिसिन पथरी से भरा हुआ था, और वो निकलवा दिया तो ही बिकेम ऑल राइट। इजी हो गए। पहले ये कहा जाता था कि गॉल स्टोन्स जो हैं वो फीमेल्स में ही होते हैं, लेकिन जब से अल्ट्रासाउंड आई है तो पता चला है कि नहीं, मेल में भी हो सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब एक ज़माने में तो लोग ये भी सोचते थे कि अल्ट्रासाउंड सिर्फ ख़वातीन के लिए यूज़ किया जाता है और सिर्फ गायनी में, और ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है व्यूअर्स। अल्ट्रासाउंड मर्द, औरत, बच्चा, बुजुर्ग, और सबसे खूबसूरत बात अल्ट्रासाउंड की है कि आप डेली भी करा लें, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव है। बिल्कुल। इन दी हॉस्पिटल यू कैन टेक द मशीन टू द बेड साइड। बिल्कुल, ये बड़ा आसान है। मेरी बेटी नूर की व्यूअर्स जब व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग हर, और मेरी तबीयत जो है वो काफ़ी ख़राब एट 1 पॉइंट हो रही थी, और नीचे जब अल्ट्रासाउंड की मशीन्स बिजी थी तो मुझे याद है कि मैं ऊपर लेबर रूम के अंदर थी, तो फ़ौरन ही वो लेके आए मशीन, उसको चेक किया, सारा कुछ किया। बात पता है क्या है डॉक्टर साहब, अब तो इतनी एडवांसमेंट हो गई है कि साउंड वाउंड सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं, और अब तो डिजिटल इमेजिंग भी आ गई है डॉक्टर साहब, कि आप बच्चे की एक तस्वीर सी भी आपको मिल जाती है, 3D तस्वीर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो चले स्वीट और क्यूट चीज़ें हैं, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि
इलाज किस किस चीज़ का हो सकता है थ्रू रेडिएशन? एक्चुअली जो आपके ट्यूमर्स हैं, कैंसर है, उसका इलाज जो है वो रेडिएशन के थ्रू होता है और काफ़ी सक्सेसफुल है। जैसे अब तो एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है, गैमा नाइफ, जो कि यहाँ हमारे गुरकी हॉस्पिटल में अवेलेबल है लाहौर में। वंडरफुल। से फॉर एग्जांपल दिमाग में कोई रसौली है तो उसको फोकस्ड उसी एरिया में रेडिएशन देते हैं विदाउट एनी कोई चीरा वीरा नहीं देना पड़ता, तो वो ट्यूमर जो है वो ख़त्म हो जाता है। ख़त्म हो जाता है। हाँ, दिस इज़ न्यू टेक्निक, गैमा रेडिएशन, वाओ, गैमा नाइफ बिल्कुल प्रोसीजर। और डॉक्टर साहब और कोई ऐसी चीज़ है, जैसे कि एक दफ़ा डॉक्टर सफ्दर मलिक साहब आए थे शो पे, तो उन्होंने, आपके कॉलीग, उन्होंने कहा था कि, और वो बाय द वे आपकी बहुत तारीफ़ भी करते हैं, तो वो जब आए तो उन्होंने यही बताया था कि अब तो हम छोटी मोटी चीज़ों का भी इलाज कर लेते हैं थ्रू रेडिएशन, बल्कि रेडिएशन टाइप ही थेरेपीज़ अब बहुत से डर्माटोलॉजिस्ट भी यूज़ कर रहे हैं स्किन के मसाइल के लिए, एंटी एजिंग के लिए भी। ये क्या ऑथेंटिक चीज़ें हैं? डेफिनेटली उन्होंने कहीं ना कहीं से इसकी जो FDA अप्रूवल तो लेते हैं, उसके बगैर तो कर नहीं सकते, लेकिन ये है कि स्किन के बारे में कोई मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है। सही। तो डॉक्टर साहब अब ये बताइए कि क्या रेडिएशन थेरेपी के दौरान कोई ऐसी प्रिकॉशंस हैं जो इंसान को लेनी चाहिए? क्योंकि कैंसर वगैरह के केस में तो हमारी एक रिलेटिव हैं, वो आई तो उन्होंने कहा कि बच्चे ना आए मेरे करीब, बच्चे ना आए मेरे करीब। तो यू आर राइट, रेडिएशन थेरेपी के दौरान बच्चों से, प्रेग्नेंट वुमेन से, ताकि उनको रेडिएशन ना मिले, अवॉइड करना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं करनी चाहिए। उसके बाद जी, जैसे कि आज रेडिएशन कराई अभी, जी हाँ, तो उसके बाद क्या कर? तो वो जो रेडिएशन आपने कराई है, तो वो दी रेडिएशन इज़ इन योर बॉडी, वो प्रेमिट होती रहती है। अच्छा। तो दूसरों को के लिए हार्मफुल हो सकती है। तो उस दौरान आपको यू स्टे एट होम, अगर आपका ऑफिस है तो वो नहीं जाना, स्कूल है तो वो कितनी देर तक डॉक्टर साहब? फॉर सर्टन पीरियड, वो जितनी देर आपकी ट्रीटमेंट हो रही है। ठीक है। और डॉक्टर साहब उसके अलावा कहते हैं कि बाथरूम भी नहीं सेम यूज़ करना चाहिए, क्या ये भी? यस, उसमें भी मतलब जो है व्हेन यू पास यूरिन, उसमें भी रेडिएशन, यानी कि हर चीज़ को बेसिकली सेपरेट कर देना चाहिए। ठीक है। एंड डॉक्टर साहब अगर नई जो एडवांसमेंट्स हैं कुछ उसके बारे में हमें बताएं, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट? एक्चुअली ये जितनी भी गैजेट्स हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड है, CT है, MRI है, इनमें एक हमारी कॉन्फ्रेंस होती है एवरी ईयर इन लास्ट वीक ऑफ नवंबर अमेरिका में, दैट इज़ कॉल्ड RSNA, रेडियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो आई हैव अटेंडेड 3-4 टाइम्स। तो उसके एक ही उनकी प्लेस है, मैकॉर्मिक प्लेस, एक ही उनका पीरियड है, एक ही सिटी है, हर साल वहीं होती है। एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी रिसर्च हो रही होती है, as far as the machines are concerned, as far as the new technology is concerned, as far as the new research is concerned, so all over the world radiologists and equipment people are gathered there for 1 week from Monday to Saturday. That is a big congress. उसमें नई फिर टेक्नोलॉजीज़ जो आ रही होती हैं वो डिस्कस होती हैं, नई रिसर्च जो हो रही होती है वो डिस्कस हो रही होती है। तो उसमें ये है कि अब जैसे MRI में 4D MRI आ गई है। ओह वाओ, यानी कि 3 की जगह अब आप 4 सेक्शंस देख सकते हैं। और इन दिस 4D MRI यू कैन वेरी क्लियरली विजुअलाइज द हार्ट एंड इट्स वेसल्स, यानी कि पूरा बहुत ही एडवांसमेंट। और CT स्कैन जो है वो 5th जनरेशन CT आ गया है, उसमें जस्ट इन 1 ब्रेथ होल्ड यू कैन स्कैन द चेस्ट, रेडिएशन बहुत ही कम, वाओ, इन सेकेंड्स यू कैन। फिर अल्ट्रासाउंड में, कलर डॉपलर में बड़ी एडवांसमेंट आ गई है कि आप कैरोटिड वेसल्स को देखना है तो यू कैन ईजीली सी फ्लो इन दी कैरोटिड वेसल्स, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है कोई नहीं है, लेग वेन्स में कोई थ्रोम्बोसिस है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, वो आप देख सकते हैं। फिर यही जो मैंने पहले भी बताया, गैमा नाइफ जो है, ये बड़ी एडवांसमेंट है। ये बहुत बड़ी फिर पेट CT एक आ गया है, उसमें ये है कि एट द सेम टाइम जो CT है वो आपका एनाटॉमी बताता है बॉडी की, किस एरिया में प्रॉब्लम है उसकी डिटेल बता देता है। और जो पेट है ये भी रेडिएशन है, आइसोटोप है, लेबल कर दिया जाता है उस टिश्यू या उस एरिया में डिजीज़ को देखने के लिए। स्पेशली इट इज़ यूज टू डिटेक्ट कैंसर इन दी बॉडी। सही। तो डॉक्टर साहब आपका पैगाम हमारे व्यूअर्स के लिए?
अच्छा, व्यूअर्स के लिए पैगाम ये है कि ये जितनी हमने डिस्कशन की है, ये मोडेलिटीज़, ये अल्ट्रासाउंड, सीटी, एमआरआई, बहुत अच्छे टेस्ट हैं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है पब्लिक से, क्योंकि मैं आए दिन में देखता हूँ कि एक मिस्टर और मिसेस कोई आते हैं, आके कहते हैं जी मैंने एमआरआई कराना, मेरी पूरी बॉडी का एमआरआई कर दें। भाई वाई, आप जो भी टेस्ट कराना है पहले अपने जीपी के पास जाएं, फिर अपने किसी फिजिशियन सर्जन के पास जाएं, वो जो एडवाइस करे फिर करवाएं। अननेसेसरी आप समटाइम सीटी करवा लेते हैं, एक्सरे करवा लेते हैं, रेडिएशन को एक्सपोजर हो रहा होता है आपका, फिर आप आजकल तो इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी है कि आप बगैर वजह के पैसे खर्च कर रहे हैं, और इतने ज़्यादा पैसे हैं तो किसी गरीब के अगर इंडिकेटेड है कोई टेस्ट तो फिर करवाएं। विदाउट एनी इंडिकेशन और विदाउट अपने डॉक्टर की एडवाइस के प्लीज़ कोई भी टेस्ट ना करवाएं, उसमें आपको हार्मफुल इफेक्ट भी हो सकता है और प्लस आपकी वेस्टेज ऑफ मनी है। मैं तो यही, जब मेरे से कोई बात भी करता है फ़ोन पे, तो मैं उसको यही एडवाइस करता हूँ कि अपने डॉक्टर से कोई ना कोई एडवाइस पहले लें, फिर टेस्ट करवाएं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और यही वाली बात हम अक्सर मॉर्निंग एट होम पे कहते हैं कि व्यूअर्स, जहाँ पे हम खुद कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर, उसके साथ साथ इतने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स ना लें कि आप अपनी कमर खुद ही तोड़ दें। और बात यह है कि आप गूगल पे पढ़ के या किसी रिश्तेदार के कहने पे कि भाई मैं एमआरआई कराया तो तू भी करा ले, इट्स नॉट अ जोक। इवन अल्ट्रासाउंड, चाहे आप फॉर एग्जांपल 10 रुपए की भी कोई चीज़ करा रहे हैं, वो 10 रुपए किसी गरीब, किसी मुस्तहिक को दे दें, वो उसके काम आ जाएगी जो आप वीरान कर रहे हैं। देखिए, डॉक्टर की तशखीस, आप डॉक्टर की बात से सेटिस्फाइड नहीं है, आप एक और उसी फील्ड के डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन जाके ले लें। Right. लेकिन अगर सेकंड ओपिनियन के बाद भी आपको किसी ने एमआरआई या सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड का नहीं कहा, तो बिला वजह जाके एक्सरेज और ये सारी चीज़ें करा के, कुछ से रेडिएशन, कुछ का खर्चा। द पॉइंट इज अल्टीमेटली हमेशा एक ही बात कहते हैं, मुस्तनद डॉक्टर से रुजू करें, जो आपको इशू आ रहा है उससे रिलेटेड स्पेशलिस्ट के पास जाएं, जीपी पे पहले जाएं, फिर स्पेशलिस्ट के पास जाएं, वो जो आपको चीज़ें प्रिस्क्राइब करेंगे उनको करें, खुद प्लीज़ डॉक्टर ना बने। और करोड़ मसाइल हैं ज़िंदगी में, ये एक मसला बनाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको सेहत दे। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एंड व्यूअर्स, ब्रेक के बाद मुलाकात होगी। क्या बात है भाई। सबसे पहले तो थैंक यू। तुम लोग मुझे प्यार से मामा भी बुलाते हो, आप ही भी बुलाते हो, तो मेरा नाम इस गाने में क्यों डाला है? लगाओ एक थप्पड़ दोनों को ऑनर। अच्छा, ये मेरे बहुत ही लाडले बच्चे हैं व्यूअर्स, एज यू नो। इनके इनिशियली वन ऑफ द फर्स्ट शोज हमारे साथ थे, एंड दे आर ब्रिलियंट टैलेंटेड यंग बॉयज़। और इनको देख के कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, अपने गाने बनाते हुए, अपनी ओरिजिनल ट्रैक्स रिलीज़ करते हुए कसम से दिल से खुशी होती है। और सिर्फ नेशनली, इंटरनेशनल फोरम्स पे भी आप दोनों बच्चों ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। पर्सनली योर जुगन आपी या जुगन मामा इज़ वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। और फजूल रोमांटिक गानों में मेरा नाम मत डाला करो। वैसे मैंने आपके लिए और ये फैसल भाई के लिए गाया था। हाँ, वो मैंने नाम ऐड नहीं किया क्योंकि टाइम कम था जरा मेरे पास। टाइम कम था तो लूज बॉल करा दिया मैंने। ये गाना मुझे फॉरवर्ड भी कर देना ताकि भेज दूं अपने मियाँ को और कहूँ कि फैसल अब आप ये मुझे डेडिकेट करें। बिल्कुल ऐसे ही। ये बहुत लंबी प्रोसेस होगी। द शाज़ बैंड व्यूअर्स, ज़मीर खावर एंड दानिश मुमताज़, इनके साथ हमने सोचा कि एक हम तीनों के बीच में एक पढ़ा लिखा बंदा भी तो होना चाहिए ना। तो हमने सोचा कि ऐसी पर्सनैलिटी को बुलाते हैं जिनके साथ डॉक्टर इसलिए लगा कि उन्हें पीएचडी किया हुआ है। तो पीएचडी इन आर्किटेक्चर माशाल्लाह डॉक्टर आयशा बतूल ने किया है। आप आर्किटेक्ट भी हैं और उसके साथ साथ सस्टेनेबिलिटी कंसल्टेंट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे पता है कि डॉक्टर साहब आपको ज़रा ज़्यादा सोबर माहौल में आने की आदत है, लेकिन हम लोगों ने भी तो अपनी हरकतें करनी होती है ना। नहीं, मैं एनसीए से हूँ। ओ बस ठीक है, फिर यानी कि सोबर नहीं है, ये तो हमारी बरादरी की है। भाई एनसीए इज़ अ फैबुलस इंस्टीट्यूशन बिकॉज वहाँ पे एक बहुत हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट में एक बड़ा रिलैक्स्ड माहौल क्रिएट किया जाता है, जो यूजुअली एक कॉन्ट्रडिक्शन होती है। वेरी क्रिएटिव। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहब सबसे पहले तो कि आर्किटेक्चर में पीएचडी कम ही सुना है किसी को करते हुए, वाई, और ये सस्टेनेबिलिटी कंसल्टेंट क्या होता है, ज़रा पहले इसको एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि आज व्यूअर्स हमने गाइडेंस लेनी है। और ये आप दोनों को भी बुलाने का इसलिए रीज़न है कि अब आप लोगों को अपना घर बनाने की ऊपर फोकस करना चाहिए और उसकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए। और एक यंग इंसान भी अपना घर बना सकता है अगर सेंसिबली चले तो। जी बिल्कुल।
और इसी से रिलेटेड आज डॉक्टर साहब हमें गाइड भी करेंगी। मेरा पॉइंट हमेशा ये होता है व्यूअर्स कि किसी सीनियर पर्सन को बुलाएं ताकि जूनियर्स को गाइडेंस भी मिल सके और कोई पते की बात हो जिससे सिर्फ हमें नहीं बल्कि हमारी आवाम को भी फ़ायदा हो। क्योंकि आपको भी पता है डॉक्टर साहब, हर इंसान का एक ही ख्वाब होता है, अपना घर, अपना घर हो। हर औरत मर्द हर बंदा ये चाहता है मेरा अपना घर, अपनी छत हो, अपनी छत हो। लेकिन अपनी छत को बनाने के भी कुछ तकाजे हैं ताकि वो 6 साल 8 साल 10 साल की छत ना हो और गिर ना जाए इवेंचुअली। एक ऐसी चीज़ हो जो आप और आपकी अगली जनरेशन भी उसको एंजॉय कर सके। बिल्कुल। तो डॉक्टर सबसे पहले ये बताएं कि ये जो आपने फील्ड चूज़ की, PhD भी किया, साथ में सस्टेनेबल, क्या है? देखिए जी, मैं 2009 में ग्रेजुएट की थी NCA से विद अ गोल्ड मेडल अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। उस वक्त एक एनर्जी क्राइसिस था पाकिस्तान में और मेरे लिए बहुत बड़ा सवाल ये था कि अब इसके साथ क्या करना है, कैसी बिल्डिंग्स डिज़ाइन करनी है। एज अ यंग आर्किटेक्ट आपके लिए ये सवाल होता है कि क्या आपको जो भी दिया जाएगा आप बनाते चले जाएंगे या उसमें कोई तब्दीली लाई जाए। जैसे मैंने काम शुरू किया साथ साथ फिर मेरा फोकस जो है वो एनवायरमेंटल डिज़ाइन में आया कि कैसे बिल्डिंग्स को, स्पेशली उस टाइम पर तो मेरा फोकस ये था कि जो हमारी वर्नैकुलर बिल्डिंग्स हैं, जो हमारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, वो कैसे अभी तक परफॉर्म कर रही हैं हीटिंग कूलिंग में, जबकि हम जो नई बिल्डिंग्स बना रहे हैं, नए घर बना रहे हैं, उनमें ना आपसे कूलिंग हो पाती है, ना आप उसको गर्म रख पाते हैं। तो उस सिलसिले में मैं फिर अमेरिका गई रिसर्च करने वर्नैकुलर बिल्डिंग्स पे और कैसे हम उन टेक्निक्स को नई बिल्डिंग्स में, नए घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर दोबारा पाकिस्तान में कुछ साल प्रैक्टिस किया और एक दफ़ा फिर मौका मिला रिसर्च करने का, PhD करने का। अगेन मेरा मकसद ये था कि मैं मज़ीद देख सकूं। इस वक्त थोड़ा सा मेरा फोकस ज़्यादा सूरज की रोशनी और सनलाइट डे लाइट पे था। अच्छा, कि कैसे वो तो ये सनलाइट डे लाइट तो सानू नज़र ही नहीं आ रही आजकल। स्मॉग असी होए बैठे ने, जिसने सोलर घर में लगाया जैसे कि हम जैसे लोग, तो मैंने कहा फैसल होते सोलर का कोई फायदा नहीं। मेरी शक्ल देख रहे, कहते चुगत तुम्हें कोई चीज़ है जिसको तुम पकड़ के मुझे अटैक नहीं करती। लेकिन बात ये कि हम धूप के ही एक आसरे पे बैठे होते थे, हम धूप भी नहीं नजर आ रही। बिल्कुल, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये सिर्फ लाहौर में नहीं हो रहा, दुनिया के काफ़ी शहरों में ये एक प्रॉब्लम है। जहाँ पे भी पोल्यूशन ज़्यादा है, जहाँ पे भी इतनी आबादी है और आबादी के साथ कोई निज़ाम नहीं है, कोई लेजिस्लेशन नहीं है जिसमें इसको कर्ब किया जाए। तो मेरी PhD भी इसी तरह से फिर मेरा फोकस जो है वो इंसानों की कंफर्ट पे है, जो ह्यूमन ऑक्यूपेंट्स हैं। हम अक्सर जब बिल्डिंग्स डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हम बिल्डिंग को एज अ प्रोडक्ट देखते हैं कि हमने घर बनाना चाहिए, इस तरह का लगना चाहिए, इस तरह का दिखना चाहिए, ये रंग हो, ये टाइलें हों, ये मटेरियल हो। भाई एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि अक्सर जो है आप लोगों को ये गिफ्ट्स वगैरह लोग भेजते हैं, जो अपनी कंपनीज के भेजते हैं। पहले होता था कि एक पेन डाल दिया, एक किताब डाल दी। अब क्या होता है, अब डिजिटल डायरीज लोग भेज देते हैं, उसके साथ बड़ा एक फैंसी पेन भी होता है, उस पेन का पीछे से बटन दबाएं तो लाइट भी जल जाती है। तो यानी कि एक ही चीज़ में से बहुत से फ़वाइद लेना और उसको फाइनेंशियली वायबल भी बनाना और उसके लॉन्ग टर्म भी फ़ायदों को इंजॉय करना। बिल्कुल, राइट, बिल्कुल। क्योंकि आप घर सिर्फ 4 दीवारें नहीं है, उस घर का अगर बिजली का बिल 80,000 रुपये आपका आएगा या 40,000 रुपये आएगा और आपकी तनख्वाह जो है वो 60-70 हज़ार रुपये है, तो आप किस तरह अपने बिजली के बिल को मैनेज करेंगे? देखिए ये बात समझना पानी, बिजली, गैस, इन सब चीज़ों के हमें ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे। ये तो बेसिक नीड्स है ना। देखिए ये हमें पता है कि हम ऑलमोस्ट 90% अपना टाइम अपने घरों में या बिल्डिंग्स में गुजारते हैं। तो बिल्डिंग्स बहुत अहम है हमारी ज़िंदगी में, ठीक है। जब हम डिज़ाइन करने जाते हैं उनको तो इसके बारे में सोचते ही नहीं है कि हमने उसमें वक्त कैसे गुजारना है। अगर अब हमारा फॉर एग्जांपल पंजाब में ट्रैक्टर पकड़ते हैं, उसको कहते हैं कि भाई सानू नीचे दो नहीं हमें 2 कमरे। कल मैं हस्बैंड और मैं वॉक कर रहे थे बाहर, हम डॉग्स को वॉक पे लेके गए, तो एक घर बड़ा खूबसूरत किसी ने बनाया हुआ था और मेरे हस्बैंड ने पहले भी कहा, उसने कहा जानी ये जब बिक जाएगा तो ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा। मैंने कहा क्यों? ही सेड बेब, जिस तरफ से सनलाइट आ रही है उस तरफ इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियां बना दी हैं। मैंने कहा जान लगता तो बहुत अच्छा है। अब कल जब हम वॉक कर रहे थे तो उन्होंने काली करा दी थी वो खिड़कियां। अब कितना बुरा लगता है कि आप मेन रोड के ऊपर आपका घर है और आपकी खिड़कियां काले कागज से कवर कर दी गई हैं, क्योंकि वो उन्होंने लाइट का नहीं सोचा। अब उनको कोई डिजाइन किसी को पसंद आया होगा, उन्होंने किसी के घर का डिजाइन जो है मांग, लोग दे देते हैं अपने नक्शे और ये नहीं रियलाइज लोग बनवा लेते हैं नक्शे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ज़रूरत, क्लाइमेट, सूरज की रोशनी, सब चीज़ों को साथ रख के घर को डिज़ाइन करें।
घर का डिज़ाइन होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोगों को लगता है कि आर्किटेक्ट सिर्फ लकीरें मारते हैं और लकीरें अक्सर लोगों को लगता है कि कोई भी मार सकता है। तो आर्किटेक्चर तो हम तीनों भी मार दिमागों के अंदर लोगों बल्कि मैं आपसे ज़्यादा टैलेंटेड है ये लड़का। अच्छा थैंक यू। अभी अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने प्लॉट लिया, मैंने और दानिश ने, याशी बहुत ज़्यादा। हाँ जी, तो अब दानिश साहब ने भी यही किया है कि मैप जो है ना मैं अपनी मर्जी का बनाऊंगा। मैंने कहा यार जो प्रॉपर एक वे होता है वो बनवाओ। भाई साहब बनाया, अभी सिर्फ ग्रे सेक्टर जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो बन गया है। तो भाई साहब कहते हैं यहाँ पे भी कमरा होना चाहिए, यहाँ पे एक स्टूडियो होना चाहिए, यहाँ पे गराज होना चाहिए, यहाँ पे ये सब वो मिक्स हो गया सब कुछ। तो ये मुझे बड़ा अच्छा, ये बड़ी सी बात है। आप दोनों की मेरी अब 24 हो गई है, मैं 30। तो ये है कि याशी बहुत ज़्यादा कर ली थी, मैंने कहा एक घर भी होना चाहिए लास्ट अब व्यूअर्स यही वाली बात देखें ना, 24 और 30 साल की उम्र पे ये बच्चे ऑलरेडी इस बात पे क्लियर थे कि हमने अपना घर बनाना है। व्यूअर्स वही तो बात होती है कि इंसान अगर सेंसिबल अंदाज से चले, देखिए जब बच्चे बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी नहीं आप पे पड़ी होती, उस स्टेज पे घर फिर भी बनाना आसान होता है। लोग वेट करते हैं कि बच्चे हो जाएं, ज़रा बड़े हो जाएं तो तब बनाएंगे। ओ भाई, अगर आपको डाइपर का खर्चा ज़्यादा लगता है तो बच्चों की फीसें देखें स्कूलों की, यूनिवर्सिटियों की, कॉलेजेस की। हर बच्चा तो नहीं स्कॉलरशिप पे जाता। तो वही वाली बात है ना डॉक्टर साहब, एक्चुअली सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट सिर्फ ज़मीन नहीं होती, उससे भी बड़ी आपकी इन्वेस्टमेंट होती है जो आपके ऊपर, आप उसके ऊपर तामीर करने जा रहे हैं। बिल्कुल, और सिर्फ तामीर नहीं, अक्सर हमें लगता है कि घर का बन जाना ही इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो गई है। प्रॉब्लम होती है जब आप ये समझना छोड़ दें कि घर जो है कोई आपके साथ, जैसे आपका घर का कुंबा है, आपकी फैमिली है, उसके साथ ग्रो करता है, उसकी एक लाइफ होती है। जब तक आप उसको मेंटेन नहीं करेंगे, उसको प्यार नहीं देंगे, जैसे आप गाड़ी रखते हैं, गाड़ी की ऑयल चेंज कराते हैं, फिल्टर चेंज कराते हैं, अगर आप घर की रेगुलर मेंटेनेंस नहीं करते तो अक्सर आप देखेंगे नए घर होते हैं, उसकी होम व्यूइंग होती है, पार्टी होती है शुरू में, 5-10 साल बाद उसमें फ्लोरेसेंस आई होती है, सिलाब जिसको कहते हैं। मेरे तो अभी से बेसमेंट में, बल्कि मैंने आपसे ब्रेक में ये डिस्कस करनी है बात कि अगर आप मुझे हेल्प कर दे इस मामले में, वही वाली बात है ना सेंसिबल, क्योंकि मैं व्यूअर्स ये बात इसलिए करी कि मैं खुद कर चुकी हूँ बहुत बड़े बड़े भंड, सोच समझ के नहीं डिसीजन ले, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। अब वो दिखने में बड़ी अच्छी लगती हैं चीज़ें, लेकिन हमारी बेसमेंट में बहुत ज़्यादा सेम है। अब इवन दो हमारा जो स्विमिंग पूल है हमने बाहर की तरफ बनाया है, वो इंडोर पूल नहीं है, वो आउटडोर बेसमेंट की साइड पर बनाया, लेकिन हमारी दीवारों के अंदर सेम है। बेसमेंट किसी को बनानी नहीं आती इस मुल्क के अंदर। जी, वर्कमैनशिप का मसला है, टेक्निक का मसला है। और इसका दूसरा प्रॉब्लम एंगल ये भी है कि जब हम घर बनाते हैं तो हम किसी टेक्निकल बंदे को हायर नहीं करते सुपरविजन के लिए। हम कहते हैं कि कोई गांव से बंदा आ जाए, रिश्तेदार बैठ जाए सिर्फ निगरानी करने के लिए। अगर किसी को एग्जीक्यूट नहीं करना आएगा, जैसे कि एक भी पाइप में लीकेज हो जाए, वो पूरे घर को तबाह बर्बाद कर सकता है। बिल्कुल, इसलिए प्रॉपर टेस्टिंग होना ज़रूरी है, इंजीनियर्स को इनकॉर्पोरेट करना प्रोसेस में बहुत ज़रूरी है। और ये सारी नीड्स को इकट्ठे लेके चलने की जिम्मेदारी एक आर्किटेक्ट की होती है। उसकी ट्रेनिंग हुई होती है, 5 साल 10 साल की ट्रेनिंग है कि वो सारे लोगों की नीड्स के हिसाब से आपको बिल्डिंग बना के दे। लेकिन आयशा मुझे एक बात बताएं, एज अ प्रोफेशनल, अगर आपके पास कोई बंदा आता है जिनका बन चुका है घर लेकिन मिस्टेक हो गई, तो क्या उसको, मसला ये कि बहुत से आर्किटेक्ट्स मना कर देते हैं, वो कहते हैं कि जी आप ऑलरेडी बना चुके हैं, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो उन मिस्टेक्स को कैसे रेक्टिफाई करें? क्या आर्किटेक्ट्स उनको भी ठीक करते हैं ज़्यादातर? देखिए, मिस्टेक की नौयत पर डिपेंड करता है। अक्सर ये घरों में मसले जो हैं वो 2 तरह के मसले होते हैं। एक स्पेस का मसला होता है कि हम घर ऐसा बनवा लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत ना हो, स्पेसेस इतनी बड़ी बना लेते हैं या फर्नीचर बहुत बड़ा ख़रीद लेते हैं। तो आपको, मेरे तो यही राय है, मेरे जब क्लाइंट्स आते हैं तो हम उनसे एज अ फैमिली डिस्कशन करते हैं कि हम क्वेश्चंस देते हैं उनको कि आप इनके बारे में गौर करें। अक्सर ये आप घर बनाते वक्त ये नहीं सोच रहे होते कि अपनी सारी ज़िंदगी और पोटेंशली आपके बच्चों की सारी ज़िंदगी उसमें गुजरने वाली है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ पे आपकी वैल्यूज़ डिस्कस होंगी, आप ट्रांसफ़र कर रहे होंगे बहुत सारी चीज़ें अपने बच्चों को। इसलिए ज़रूरी है कि ना कि वो स्पेसेस जो कमरे हैं, लिविंग रूम, किचन फॉर एग्ज़ाम्पल, वो सही तरह से डिज़ाइन हुए हैं, बट ऑल्सो वो सेफ़ है। इसकी एग्ज़ाम्पल मैं ऐसे देती हूँ कि अक्सर जो पाकिस्तान में घर बनते हैं उनमें, जैसे आपने एक एग्ज़ाम्पल दी कि खिड़की बहुत बड़ी थी, अक्सर ही खिड़कियों को बनाया जाता है बाहर की तरफ से, अंदर उस पर बहुत बड़ा सा पर्दा लगा के एक सोफ़े को उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रख दिया जाता है। अब वो एक बैकड्रॉप की तरह इस्तेमाल हो रहा था, ना कि जो खिड़की बनी है उसको रोशनी के लिए, हवा के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम स्पेसेस को, खिड़कियों का अच्छा भला ख़र्चा होता है, वो
हीट गेन के लिए भी बहुत मुश्किल होती है कंट्रोल करना उसके अंदर से, इसलिए साइजिंग उसकी बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियाँ लगाएंगे तो आपका घर बहुत शानदार लगेगा। हमारे क्लाइमेट में प्रीडोमिनेटली नॉर्थ में पाकिस्तान में हाँ इतनी ठंड होगी कि शायद खिड़कियों से उनको हीट भी ज़्यादा मिले, लेकिन प्रीडोमिनेटली पूरे पाकिस्तान में इतनी गर्मी होती है कि हमें खिड़कियों के साइज़ थोड़ा सोच समझ के रखने चाहिए। उनके आगे पर्दे इस तरह फर्नीचर का लेआउट ऐसे करें कि आप एक्चुअली सूरज की रोशनी इस्तेमाल कर सकें कमरों में। फिर दूसरी बात है डायरेक्शन बहुत मैटर हाँ करती जी, है। डायरेक्शन बहुत मैटर अब आप अगर फॉर एग्जांपल एंड जब मतलब सूरज पीक पे होता है तो वो आपकी कमरे के अंदर हीट आ रही है तो आप तो सड़ मर जाएंगे। तो बाहर शेडिंग जरूरी है, इसके लिए शेडिंग जरूरी है या डायरेक्शन अपनी खिड़कियां उस हिसाब से इसका रखिए। फिर ये कि जो छोटे छोटे घर होते हैं ना, जैसे बड़े घरों में तो मार्जिन होता है डिज़ाइन का, 2.5, 3, 5, 7 मरले के घरों में ऑफन बहुत क्रैम्प स्पेसेस होती हैं। उसमें बहुत ज़रूरी है कि डिज़ाइन करते हुए आप ऐसी स्पेस ज़रूर रखें, जैसे ऊपर टेरेस को एक रख लें एक्स्ट्रा, कोई लाइट वेल रख लें जिससे लाइट नेचुरल लाइट सूरज की रोशनी घर में नीचे फ्लोर ग्राउंड फ्लोर तक आती रहे। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप डिप्रेशन होती है घरों में, डिप्रेशन होती है, साइंस है इसके पीछे। हमारे बच्चों को सूरज की रोशनी की अशद ज़रूरत है, एटलीस्ट 2 आवर्स बच्चों को सूरज की रोशनी में गुजारने चाहिए। औरतों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी 70% औरतों को पाकिस्तान में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है बिकॉज उनको सनलाइट नहीं मिलती। सनलाइट इसलिए नहीं मिलती कि हम मतलब हमारा लिबास ऐसा है, हम पर्दे से बाहर जाते हैं। और दूसरी बात आप देखें ना, आप ये नेक्स्ट 2 मंथ स्मॉग के हैं जी बिल्कुल, तो कल मैंने बल्कि अपनी विटामिन डी की डोज ली एग्जैक्टली क्योंकि मैं ज़रा लेथार्जिक फील कर रही थी। तो वही वाली बात है ना व्यूअर्स, जो चीज़ें आपको हम क्या करते हैं कि हम पैसे बचाने के लिए या पैसे भी पूरे खर्च कर देंगे लेकिन आपको चीज़ वो नहीं मिलेगी जो आप चाह रहे हैं। और फिर जो बाद में आपको कॉन्स्टेंटली हर साल जो आपको अगर लाखों का खर्चा करना है उस जगह को मेंटेन करने का, तो फिर आपने जो किया है वो आपने ठीक नहीं किया। मेंटेनेंस की बात करते हैं, मेंटेन करना और बार बार घर को ठीक करना exactly. दोनों में बड़ा फर्क है। मेंटेन करने का तो मतलब ये है कि भाई चले दरवाजे की पॉलिश खराब हो रही है, कहीं आपको फॉर एग्जांपल अगर दीमक की अगर आप प्रॉपर टर्माइट की ट्रीटमेंट की हुई चीज लगाएंगे तो कभी भी आपको दीमक नहीं लगेगी। जी जी बिल्कुल। इसी तरह से हमारा जो मेन एक्सपेंडिचर होता है वो होता है बिजली और गैस के बिल। पानी का तो बिल कभी कभी लोग देते हैं, कहीं भी नहीं देते, लेकिन बिजली और गैस का बिल, पानी का भी बहुत इंपॉर्टेंट इशू है क्योंकि दुनिया भर में क्राइसिस है, पाकिस्तान में भी एक वाटर क्राइसिस है। हमें हर चीज़ सोच समझ के इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन हम जब घर बना रहे होते हैं तो हमें इंसुलेशन करनी चाहिए घरों की। ये एक एक्सपेंडिचर है, शुरू में आती है। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। बिल्कुल ठीक। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वो जो इम्पोर्टेंट टिप्स जो आपने देनी है, जैसे कि अक्सर मैं आपको शो पे कहती हूँ कि खुदा का वास्ता है आपकी गैस पाइपिंग का एक नक्शा अलहदा होना चाहिए और आपकी इलेक्ट्रिकल वायरिंग का अलहदा नक्शा होना चाहिए और आपकी प्लम्बिंग का अलहदा नक्शा होना चाहिए। अगर 3 ट्रेंड लोग आपने रखे होंगे इस काम के लिए और अगर आपकी आर्किटेक्ट की निगरानी में होंगे तो आपके पास घर के नक्शे के साथ इन तीनों चीज़ों का भी अलहदा नक्शा मिलेगा। मेरे पास नहीं है, 6 साल पहले घर बनाया है, 7 साल पहले। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि अकल कॉमन सेंस नहीं थी और ना ही अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। तो यंग एज पे ज़रूर घर बनाएं मगर उस और सोच समझ के मगर बनाएं। यंग होने का प्रॉब्लम ये भी होता है कि फिर एक्सपीरियंस नहीं होता। सो द पॉइंट इज बैलेंस के साथ हमें अभी आयशा गाइड करेंगी ब्रेक के बाद कि हमें क्या क्या चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए जब घर बनाने की तरफ जाए। आप दोनों भी गौर से सुनिएगा और आपसे हमने सॉन्ग भी सुनना है ब्रेक के बाद। Welcome back from the break, viewers. We have Dr. Aisha with us. We have the Shaz band with us. But एक प्यारी सी लड़की हमारी किचन में भी तो होती है ना, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो गुड़िया जी, जिसने मुझे वादा किया है एक शो की शुरुआत में कि अपनी नींद पूरी करेगी। हाँ, इंशाल्लाह। क्योंकि हमने बात ही इस चीज़ से शुरू की थी कि नींद को पूरा करना सेहत के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगी तो मैं आपसे पूछूंगी हर रोज़ का स्केड्यूल। ओके डन। किचन में क्या सिचुएशन? सो पालक गोश्त भी रेडी है और साथ में वो जो यखनी चावल है वो भी बिल्कुल रेडी है। सो नाउ इट्स रेडी टू ईट। और कसमें बिल्कुल वो जो होता है ना, वो शादियों पे लोग जाते ही ये खाने के लिए और अगर घर पे ही बन जाए तो बंदा शायद कम शादियां अटेंड करे। बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल वैसे ही महंगाई हो गई है, सलामी देनी होती है, कम ही शादियां अटेंड करे तो बेहतर है। उसी सलामी की पालक जिनकी शादी हो रही है उनका नुकसान। अच्छा ओके, हमें क्विकली आपसे टिप्स चाहिए क्योंकि एज यूजुअल वक्त का मुकाबला सख्त है और हमारा एक खूबसूरत सा सॉन्ग भी है, हमने वो भी लेना है। तो क्योंकि ये भी अपने घर बनाने की इस वक्त प्रोसेस में है, गाइडेंस दें। ज़मीन ले ली, अब घर बनाना है, आप ऐसे बंदे को क्या मशवरा देंगे? एज एन आर्किटेक्ट हमारे पास जब भी कोई क्लाइंट आता है हम उनको एज अ फैमिली, जो भी यूनिट में रहने वाले होते हैं लोग,
उन कोशिश करते हैं कि वो सब हमारे पास आएँ, हम उनसे डिस्कस कर सकें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। सो आप अपने स्पेस को कैसे यूज़ करते हैं ये आपको बहुत अच्छी तरह पता। हमारा मेजर प्रॉब्लम ये है कि हम अक्सर ही घर किसी और की पसंद का बना रहे होते हैं। जैसे कि एक बहुत बड़ा ड्राइंग रूम बना के रख देते हैं सबसे आइडियल लोकेशन में, जिसको साल में 4 दफ़ा इस्तेमाल किया जाता है। मेरे घर में ड्राइंग रूम है ही नहीं, लाउंजेस हैं। तो आपके घर में मेहमान कैसे आके बैठते हैं? कुछ लोगों में इकट्ठे बैठते हैं, कुछ लोगों में पर्दा होता है। ये सब स्पेसेस आपको देखनी होती हैं कि कैसे लोग इवेंचुअली इस्तेमाल करेंगे। मेरे लिए ज़ाती तौर पे किचन और लाउंज सबसे इम्पोर्टेंट स्पेसेस हैं, क्योंकि वहाँ पे बच्चे माँ के साथ सबसे करीब होते हैं, सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है वहाँ पे, इसलिए उनको हवादार बनाना चाहिए। उधर लाइट, नेचुरल लाइट, सूरज की रोशनी वहाँ तक पहुँचे किसी न किसी तरीके से। जितने भी छोटी स्पेस हो उसमें आप अब तो सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं इस एनालिसिस के लिए कि सूरज आपने किस तरह से मॉडलिंग करते हैं हम आर्किटेक्चर में, और सूरज किस तरह पहुंचता है, और इसी से फिर वेंटिलेशन भी हो सकती है। और इसी के साथ साथ जब इसी स्टेज पे बंदा ये भी डिसाइड कर सकता है कि भी अगर हमने सोलर पैनलिंग डालनी है, अभी नहीं भी अफोर्ड करते तो उसकी वायरिंग आप पहले करा दें। वायरिंग पे जी, वायरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्योर कॉपर की वायरिंग होनी, ये इन्वेस्टमेंट्स हैं आपको लॉन्ग टर्म इफेक्ट करेंगी। आप अच्छा मटेरियल इस्तेमाल करें। आप 5-10 साल की बिल्डिंग ना बनाएं, आप समझें कि आपकी अगली जनरेशन ने भी इस बिल्डिंग में, इस घर में, और जिस मुल्क में ज़लज़ले आते हैं वहाँ पे आपने वैसी एहतियात करनी है। एग्जैक्टली, स्ट्रक्चरली वो साउंड होना चाहिए। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हीटिंग और कूलिंग है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिल आपका घर को ठंडा और गर्म करने में यूज़ आता है। तो उसके लिए आप घर को इंसुलेट करें, दीवारों को, छत को इंसुलेट करें, ऊंची छतें, थोड़ी सी ऊंची छतें जितनी आप रखो। तो अक्सर बायलॉज ने 3-3 फ्लोर्स बनाने होते हैं तो कहाँ अफोर्ड करते हैं। बायलॉज भी बहुत बायलॉज भी हैं, लेकिन इंसुलेशन बहुत ज़रूरी है जी। जैसे आप थर्मस में पानी डालते हैं वो गर्म रहता है, इसी तरह घर में अगर आप ठंडक रखना चाहते हैं तो दीवारें आपकी इंसुलेशन नहीं होगी तो कॉन्स्टेंटली वो लूज़ करती रहेंगी और आप इसे चलाते रहेंगे और आपका बिल ज़्यादा आता रहेगा। इसी तरह से गार्डन स्पेस जो है, हाँ मैं मानती हूँ कि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता है कि इतना बड़ा घरों का गार्डन हो, तो रूफ गार्डन ज़रूर रखें, लेकिन उसके लिए भी आपको प्रॉपर छत पर बनानी पड़ती है स्ट्रक्चरली। आप शुरू में अगर आपकी इंटेंशन है, इरादा रखते हैं आप रूफ गार्डन रखने का, तो आप उधर गमले वगैरह, उसका वज़न होता है, तो आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियर को बताना होता है कि इस छत पे इतना वज़न आ सकता है, गमलों वगैरह का वज़न होता है ना ज़्यादा, तो आम छत के ऊपर आप इस तरह बहुत ज़्यादा वज़न नहीं रख सकते। इनमें आप अपनी सब्जियाँ उगाएं, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आपकी सेहत के लिए कि आपके घर में कोई ना कोई वेजिटेबल, छोटा सा वेजिटेबल गार्डन हो, पैच हो। उससे हमारा जो देखिए शुरू से हम ना एज ह्यूमंस नेचर से बहुत कनेक्टेड थे। ये पिछली सदी में हुआ है कि हमने अपने आप को बिल्डिंग्स और बॉक्सेस में बंद कर लिया है। इसकी वजह से लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में ये हो रहा है। तो अब दुनिया में ये मैकेनिज़म्स हैं, स्कीम्स आ गई हैं, सर्टिफिकेशन स्कीम्स आ गई हैं बिल्डिंग्स की, घरों की, जिसमें आप घरों को ज़्यादा इंसानी सेहत के लिए बेहतर बना सकते हैं। सॉरी, जस्ट बिफोर वी मूव ऑन, पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा औरतों की छाती का कैंसर की वजह है ना, वो किचन के फ्यूम्स हैं। किचन के फ्यूम्स यानी कि आग बर्न करती है, हम उसको एग्जॉस्ट नहीं करते। तो मेरी गुजारिश है ख़वातीन से कि वो एक जो बना रहे होते हैं तो एग्जॉस्ट का सही मैकेनिज़्म हो। ये नहीं है कि सिर्फ किचन बना लिया खूबसूरत सा और कहीं से एग्जॉस्ट है ही नहीं, कहीं निकल ही नहीं रहा, तो किचन को लोकेट ऐसे करें कि वहाँ से बाहर की तरफ अखराज हो फ्यूम्स का। अल्टीमेटली वही वाली बात है आयशा कि देखिए कोई भी डिसीजन ले तो सोच समझ के लें। व्यूअर्स, अगर आपको आज की हमारी कॉन्वर्सेशन अच्छी लगी है या आपको इंटरेस्टिंग लगी है तो आप लोग अगर कहेंगे तो हम डॉक्टर आयशा और इनकी टीम के मज़ीद 2-3 और लोगों को बुला के, स्ट्रक्चरल इंजीनियर हो गया, कॉन्ट्रैक्टर, और इन सब लोगों को बुला के एक प्रॉपर डिस्कशन करेंगे कि घर बनाने के को किस तरह बनाया जाता है, और स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस, तस्वीरें भी दिखाएंगे और उस पर डिस्कशन भी करेंगे। क्या ख्याल है आयशा? अगर हम ऐसे कर लें तो मेरे ख्याल से हमारे व्यूअर्स को बहुत बेहतर आइडिया लगेगा। व्यूअर्स, अगर आपकी ख्वाहिश है कि हम ये करें तो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर आयशा को फिर बुलाएं। एक हमने आपको आइडिया देना था एक डिस्कशन का, उसके बाद हम इस पे मजीद प्रोग्राम कर सकते हैं अगर आप लोगों का इसमें इंटरेस्ट है तो। ठीक है डॉक्टर आयशा, तो वी विल प्रोबेबली बी बॉदरिंग यू अगेन। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। तुम लोग आजकल क्या कर रहे हो? तुम लोगों से सॉन्ग भी सुनना है? बिल्कुल, अभी अल्हम्दुलिल्लाह एक ओएसटी की एक निजी चैनल के लिए, और माशाल्लाह से भी ट्रेंडिंग कर रहा है वो ड्रामा, और बस उसका भी टाइटल सॉन्ग आया मैंने अभी अल्हम्दुलिल्लाह, और वो बहुत ब्रिलियंट है। लेकिन घर बनाने होते हैं तो इंसान क्या कहते हैं कि बिस्मिल्लाह करते हैं, तो बिस्मिल्लाह करा हमें सुना दो। यू नो इट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स। वैसे तो जो गाते हो दिल को खुश कर देते हो। आपके लिए फिर बिस्मिल्लाह। थैंक यू मेरा बेटा।